आप सभी को नमस्कार। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, जिसको हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से जाना जाता है, उसने जो कर्मचारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके हितों को देखते हुए एक नई पेंशन स्कीम ईपीएफओ न्यू पेंशन स्कीम 2025 की शुरुआत भी की है और वो 1/4/25 से पूरे भारत में लागू हो चुकी है। इससे इस स्कीम को लागू करने से न केवल जो पेंशनर हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। तो इसके अंदर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेजर चेंजेस की गई हैं। एक उनके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, कि पेंशन की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है और इससे जो बेनिफिशरीज हैं जिनको लाभ मिलने वाला है वो कौन कौन से होंगे और जो बेनिफिशरीज अब बने हैं उनको अब कौन सा स्टेप लेना है, किस तरह से ये वो लाभ पा सकते हैं। ईपीएफओ ने जितने भी पेंशनर हैं जो आज की डेट में पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं उनको एक यूएएन नंबर दे रखा है। वो उसको डाल के अपने यूएएन को नंबर को डाल के वो अपने घर बैठे ही अपना स्टेटस असेस कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जो जो मेजर चेंजेस हुई हैं। सबसे पहले हमारा है कि की चेंजेस अंडर ईपीएफओ, मिनिमम मंथली पेंशन एनहांस्ड फ्रॉम ₹1000 टू 7000। जो पहले 2014 से चली आ रही थी मिनिमम पेंशन 1000 रुपए, उसको बढ़ा के 7000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डियरनेस अलाउंस एट पार विद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कि पहले इसके ऊपर कोई डीए नहीं हुआ करता था, अब डीए भी मिलेगा। जैसे महंगाई भत्ता, जैसे महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से महंगाई भत्ता ठीक उस तरह से जिस तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डीए मिलते हैं तो उस तरह से अब जो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी डीए मिलेगा। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस रेंजेस ऑफ बोनस टू एनहांस रिटायरमेंट इनकम, लॉयल्टी बोनस हु कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूटेड फॉर 20 ईयर और मोर, वन टाइम रिटायरमेंट बोनस। मींस कि अब जो है एक बोनस की शुरुआत की गई है। बोनस लॉयल्टी बोनस है जो स्कीम को ईपीएफओ को कंटिन्यूअसली 20 साल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक उनको मिलेगा लॉयल्टी बोनस यानी कि वफादारी वाला बोनस, और एक मिलेगा वन टाइम रिटायरमेंट बोनस। जब वो लोग रिटायर होंगे तो उनको एक वन टाइम रिटायरमेंट बोनस मिलेगा। इसके बाद है बिसाइड्स अबव, इसके अतिरिक्त हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर सीनियर पेंशनर अंडर एफिलिएटेड वेलफेयर स्कीम। इसके अतिरिक्त जो सीनियर पेंशनर हैं यानी कि अंडर ईपीएस, तो उनके लिए हेल्थ कवरेज अंडर द वेलफेयर स्कीम का प्रोविजन है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं। फर्स्ट है कि एम्प्लॉय मस्ट बी एन ईपीएफओ मेंबर एंड कंप्लीटेड एट लीस्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस टू अवेल द बेनिफिट टू, कि एम्प्लॉय जो है वो होना चाहिए जिसके पास ईपीएफओ का नंबर हो और उसने कम से कम 10 साल की सर्विस की हो इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए। टू गेट एन अर्ली पेंशन ही शुड बी एट लीस्ट 50 ईयर्स एंड फॉर रेगुलर पेंशन, कि यदि वो पेंशन को जल्दी लेना चाहता है, वैसे 58 साल की एज में मिलेगी, यदि पेंशन वो जल्दी लेना चाहता है एम्प्लॉय तो उसकी एज कम से कम 50 साल की होनी चाहिए, नहीं तो रेगुलर पेंशन जो है जब वो 58 साल का होगा तभी मिलेगी। नेक्स्ट है कि इफ ए मेंबर कांट कंप्लीट 10 ईयर ऑफ सर्विस, यदि कोई एम्प्लॉय 10 साल की पूरी सर्विस नहीं कर पाता है किसी वजह से, दे कैन विथड्रॉ द एंटायर सम, उसका जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट ईपीएफ को किया है उसने वो 12% वो और 12% जो उसके एम्प्लॉयर ने दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है वो सारा पैसा जो है वो फॉर्म 10C को फिलअप करके 58 साल की एज में ले सकता है। इफ एन एम्प्लॉय बिकम परमानेंटली डिसेबल्ड, यदि कोई
एम्प्लॉय जो है पूर्णतः अपाहिज हो जाता है, दे गेट ए मंथली पेंशन, उनको मंथली पेंशन मिलेगी नो मैटर विद देयर सर्विस। वहां पे जो सर्विस कंडीशन है, जो सर्विस का क्राइटेरिया है 10 साल का, वो उस पर अप्लाई नहीं होगा, वो उसको पेंशन मिलेगी, चाहे उसकी 10 साल की सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की है या नहीं है, तो भी उसको पेंशन मिलेगी। मोरओवर इन केस ऑफ डेथ द बेनिफिट विल बी ग्रांटेड टू हिज फैमिली। यदि अनफॉर्चुनेटली उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो उसका लाभ है पेंशन का, वो उसका जो भी फैमिली मेंबर है, विडो है या विडोअर है, वो उसको प्रॉपर मिलेगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, की पेंशन की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। द पेंशन अमाउंट डिपेंड्स अपॉन members pensionable salary. Pensionable service is the average monthly salary earned during the 60 month. कि पेंशनल अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है कि पिछले 5 साल के अंदर उस एम्प्लॉय ने उसकी जो एवरेज जो सैलरी उसने ड्रा की है पिछले 5 साल में, उसका जो एवरेज होगा वो पेंशनेबल अमाउंट होगा। द मैक्सिमम पेंशन सैलरी इज कैप्ड एट ₹15,000। अब ये जो मैक्सिमम पेंशन अमाउंट जो कैलकुलेट होना है वो सिर्फ 15,000 है। हालांकि इसमें हायर पेंशन का भी प्रोविजन है, लेकिन उसको वो काफी लंबा चैप्टर है, उसको हम अलग में डिस्कस करेंगे। इसको खाली आज की डेट में सिर्फ हम जो कैप 15,000 तक ये सीलिंग रख रखी है, तो उसके बेस पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस, और इसके अंदर जो है एम्प्लॉय की जो मैक्सिमम सर्विस मानी गई है वो 35 साल। पेंशन एबल अमाउंट की जो सीलिंग है 15,000 की, और मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस 35 ईयर की। अब इस तरह से हम पर मंथ कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट ईपीएफ को जा रहा है। 15,000 इंटू 8.33 अपॉन 100। अब ये 8.33 क्या है कि कोई भी एम्प्लॉई है उसका कंट्रीब्यूशन बेसिक पे का 12% प्लस डी है, और इतना ही एम्प्लॉयर का है। अब ये 24% हो गया, इसमें से 8 पॉइंट जो एम्प्लॉय का जो पोर्शन है कंट्रीब्यूशन का 12% वाला, उसमें 8.33% ईपीएफओ को जाता है, और इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है 1.16%, वो अलग से है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो ईपीएफओ को जा रहा है, तो उस हिसाब से 1250 रुपए पर मंथ हर एक एम्प्लॉय जो है वो ईपीएफओ को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब उसके बदले में ईपीएफओ क्या देगा हमें, वो हम यहाँ पे वो उस फॉर्मूले में देखते हैं। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इसका ये है कि पेंशनेबल अमाउंट इनटू लेंथ ऑफ सर्विस अपॉन 70। अब यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, जो पेंशनेबल अमाउंट है यहाँ पे उसकी सीलिंग है मैक्सिमम 15,000 की, और इनटू लेंथ ऑफ सर्विस, और लेंथ ऑफ सर्विस है 35 साल की मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस, अपॉन 70 से हमने उसको डिवाइड करना है। अब एग्जांपल है 15,000 मैक्सिमम सीलिंग है पेंशन सैलरी की, और मैक्सिमम सर्विस है 35 साल की, डिवाइडेड बाय 70 से डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 7,500 पर मंथ। लेकिन जो मिनिमम पेंशन जिसकी चाहे इससे कम भी होगी पेंशनेबल अमाउंट, तो भी उसको ही विल गेट 7,000। मतलब 7,000 जो पेंशन है मंथली पेंशन, वो चाहे किसी की कितनी भी वो है, वो 7,000 उसको पर मंथ मिलेगा मिनिमम। ये मिनिमम है, मिनिमम पेंशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ एन एम्प्लॉय इज लीविंग द कंपनी ही मस्ट ऑब्टेन ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू न्यू एम्प्लॉयर। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, यदि कोई एम्प्लॉय एक कंपनी जब छोड़ के जाने लगे तो वो अपना ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट उससे ले ले, और उसको लेके जो जिस नई कंपनी में जाएगा तो वहां पे वो सबमिट करना है, ताकि उसकी उस टीम से कंटिन्यूटी बनी रहे और उसका कंट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर उसी अकाउंट में जा सके। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु विल बेनिफिट फ्रॉम द ईपीएफओ 2025 पेंशन स्कीम, की किनको फायदा होगा। पहला है रिटायर्ड ईपीएफओ मेंबर करंटली ड्राइंग पेंशन।
कि जो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं और उन्होंने ईपीएफ को कंट्रीब्यूट किया है और इस टाइम वो पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। नंबर 2, विडो, विडोअर एंड फैमिली मेंबर ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉय, वो कर्मचारी जिसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड, विडो और विडोअर, उन दोनों में से जो भी है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है परमानेंटली डिसेबल्ड पर्सन अंडर ईपीएस। ईपीएस के अंदर यदि कोई एम्प्लॉय पूर्णतः अपाहिज है वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है एप्लीकेंट्स हुज पेंशन केसेस आर प्रोसेस्ड आफ्टर अप्रैल 25, वो लोग जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक काम किया है और अब उनका पेंशन उनको मिलनी चालू होनी है, तो 1/4/25 से जितने भी केसेस होंगे पेंशन वाले वो सारे न्यू पेंशन स्कीम 2025 में कवर अप होंगे। कि नेक्स्ट स्टेप फॉर पेंशनर, जो पेंशनर ऑलरेडी हैं उनको अब क्या करना है। वेरीफाई पेंशन स्टेटस, सबसे पहले जो उनको वेरिफिकेशन करनी है जो उनका पेंशन स्टेटस है। लॉग ऑन टू यूर यूएएन नंबर, जो ईपीएफओ ने जो यूएएन नंबर दे रखा है उसको अपडेट करो, यूएएन पोर्टल को अपडेट करो। स्टे इन्फॉर्म्ड, प्रॉपर सूचित रहे। फॉलो अनाउंसमेंट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ईपीएफओ, जो ईपीएफओ की जो वेबसाइट है उसको फॉलो अप करते हैं, जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है और उसका वो है ईपीएफ इंडिया, उसकी वेबसाइट है ईपीएफ इंडिया गवर्नमेंट इन, epfindia.gov.in, उस पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मतलब उसकी ईपीएफओ की वेबसाइट पे मिलेगी। अपडेट योर रिकॉर्ड, और जो आपका रिकॉर्ड है उसको अपडेट करते रहो। कंफर्म योर बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल, सबसे पहले जो आपकी बैंक डिटेल है उसको कंफर्म करो, आधार कार्ड को, और नॉमिनेशन इंफॉर्मेशन, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है बैंक की, आधार की और नॉमिनेशन की, उसको अपडेट करो। नेक्स्ट है कंसल्ट एचआर और एम्प्लॉयर इफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, यदि आपने नौकरी के दौरान कोई ट्रांजेक्शन की है। डिस्कस अपडेटेड कंट्रीब्यूशन, जो आपका कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ को जा रहा है उसके बारे में। एंड विथड्रॉल प्रोसेस विथ एचआर डिपार्टमेंट, और यदि आपने फंड में से कुछ पैसा निकाला है, कोई विथड्रॉ किया है, वो सारी आप जो एचआर से आप डिस्कस करके उसको अपडेट करें। तो आज की वीडियो में A to Z जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड थी, रिवाइज्ड ईपीएफओ पेंशन स्कीम की, वो यहाँ पे सारी दे दी गई है। यदि कोई इससे रिलेटेड आपकी क्वारी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर रेज करें, आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।